हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पवन गर्ग और आज हम फ्लूइड के अंदर एनर्जी की बात करेंगे कि भाई कोई फ्लूइड अगर फ्लो कर रहा है तो उसमें कितने तरह की एनर्जी होती है और फिर उसका क्या यूज़ अपन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो उसमें कितने तरह की एनर्जी हो सकती है। तो उसमें मेनली अपन तीन तरह की एनर्जी पढ़ते हैं। एक होती है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, ठीक है, तो यहां पर एक्चुअली हम काइनेटिक एनर्जी का तो बेसिक फॉर्मूला यूज करते हैं हर जगह पे, वही यहां पर यूज करेंगे हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहां पर जब हम एनर्जी की बात करते हैं तो साथ में हम एक और टर्म यूज करते हैं एनर्जी हेड। अब ये एनर्जी हेड का मतलब क्या है? एनर्जी हेड का मतलब है कि भाई जब वो फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो उसके अंदर तो बहुत सारा मास है, लगातार आ भी रहा है, मास जा भी रहा है। ठीक है, तो मास में लगातार चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में हम टोटल एनर्जी की बात नहीं करके पर यूनिट मास की एनर्जी की बात करते हैं कि भाई फ्लूइड के पर यूनिट मास में कितनी एनर्जी है, फ्लोइंग फ्लूइड के पर यूनिट मास में कितनी एनर्जी है, उसे हम एनर्जी हेड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहां पर जैसे काइनेटिक एनर्जी की बात करी तो काइनेटिक एनर्जी का जनरल फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन बात करेंगे हम कि भाई कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो उसके पर यूनिट मास में कितनी काइनेटिक एनर्जी है, तो उसे हम बोलेंगे काइनेटिक हेड। क्या बोलेंगे? काइनेटिक हेड। तो काइनेटिक हेड का मतलब क्या हुआ, अब आपको समझ में आया होगा कि काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये आ जाएगा आपका v स्क्वायर बाई 2, m से ये m कैंसिल हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन m, m कैंसिल हो गया तो v स्क्वायर बाई 2, ये आपका हो जाएगा काइनेटिक हेड। इसी तरह से फिर सेकेंड एनर्जी की बात करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? तो वो होगी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। मान लो कि भी ट्यूब है, उस ट्यूब में फ्लूइड फ्लो कर रहा है, उसकी किसी भी रेफरेंस लेवल, क्योंकि जब भी पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो हम कोई ना कोई रेफरेंस लेवल लेते हैं। रेफरेंस लेवल का पोटेंशियल एनर्जी हम क्या लेते हैं? 0, और उससे हाइट कैलकुलेट करते हैं कि भाई इस फ्लूइड की हाइट इतनी है h और इसमें m मास फ्लो कर रहा है तो mgh इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। पर अगेन हम यहां पर किस पर कंसर्न करेंगे? पोटेंशियल हेड पर। तो पोटेंशियल हेड क्या हो जाएगा कि भाई पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, यानी ये जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसका 1 किलोग्राम या 1 ग्राम यूनिट मास लेंगे, उसका कितना पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम पोटेंशियल हेड बोलेंगे। तो पोटेंशियल हेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी अपॉन मास, यानी GH की वैल्यू। ये आपके पोटेंशियल हेड हो गया। इसी तरह से जो तीसरा है उसमें वो आपके लिए थोड़ा नया होगा। ठीक है, ये तो हमने इसके बारे में तो थोड़ा बहुत फिर भी पहले जानते हैं, लेकिन तीसरा आपके लिए थोड़ा नया है, प्रेशर हेड। प्रेशर एनर्जी पहले बात करते हैं। प्रेशर एनर्जी क्या होती है भाई? तो प्रेशर एनर्जी ये है कि भाई मान लो कि एक ट्यूब है, उस ट्यूब में फ्लूइड फ्लो कर रहा है। अब मैंने यहां पर सपोज करो कि एक पिस्टन लगा दिया, सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट बना दिया। अब जब ये फ्लूइड है ये इधर की तरफ आके इसको टक्कर मारता है। अब ये पिस्टन जरूरी नहीं कि एक्सटर्नल लगाया जाए, एक फ्लूइड जो है वो दूसरे फ्लूइड को भी धक्का मार सकता है। ठीक है, फ्लोइंग फ्लूइड है, आगे कोई और उसके आगे भी फ्लूइड है, वो उसको प्रेशर लगा रहा होगा, तो प्रेशर एनर्जी तो प्रेजेंट है ही सही, चाहे सिलेंडर पिस्टन हो या ना हो। पर हम कैलकुलेट करने के लिए एजम्पशन कर रहे हैं कि मान लो मैंने यहां पर एक सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट कर दिया। अब अगर मैं बात करूं कि इस पिस्टन का सपोज एरिया है A, विच इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दिस ट्यूब। अगर मैं इस जो फ्लूइड है वो इस पिस्टन पर प्रेशर लगा रहा है P, और उसकी वजह से ये पिस्टन, या यूं कह सकते हो कि फ्लूइड का कॉलम
फ्लूइड कॉलम भी बोल सकते हैं, एक फ्लूइड कॉलम दूसरे फ्लूइड कॉलम पे प्रेशर लगा रहा है, तो फ्लूइड का कॉलम या ये पिस्टन मूव कर जाता है डेल्टा एक्स। कितना मूव कर जाता है? डेल्टा एक्स। तो ध्यान से सोचे तो जो फ्लूइड है वो तो अगर ये डेल्टा एक्स मूव कर जाता है तो उस केस में अगर हम ध्यान से सोचें तो इस प्रेशर की वजह से कितना फोर्स लगेगा? तो फोर्स होता है प्रेशर इनटू एरिया। फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। अब जो वर्क डन होता है वो क्या होता है? वर्क डन है वो अपने पास क्या होगा? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो इसकी वजह से जो वर्क डन आएगा वो कितना होगा? तो वर्क डन होगा फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू फोर्स। फोर्स कितना लग रहा है? प्रेशर इनटू एरिया। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डेल्टा एक्स। किसका डिस्प्लेसमेंट? जो भी आपने लिक्विड कॉलम सेलेक्ट किया है या लिक्विड का एक बंच सेलेक्ट कर लिया, उसका डिस्प्लेसमेंट सपोज डेल्टा एक्स हुआ, तो पी ए डेल्टा एक्स इतना वर्क डन होगा। और ये जो वर्क है वही तो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा, यानी वही इसकी प्रेशर एनर्जी कहलाएगी। यानी कि प्रेशर एनर्जी इज इक्वल टू आ गया आपके पास पी ए डेल्टा एक्स। अब अगर मैं बात करना चाहता हूं प्रेशर हेड की, तो प्रेशर हेड कितना होगा? प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास। तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास यानी हो जाएगा पी ए डेल्टा एक्स। इसको मैं पी डेल्टा वी भी बोल सकता हूं। ए इंटू डेल्टा एक्स क्या है? इस वाले का वॉल्यूम, इस लिक्विड कॉलम का, तो पी डेल्टा वी भी बोल सकते हैं। तो प्रेशर हेड हो जाएगा पी डेल्टा वी, ये तो हो गई प्रेशर एनर्जी, डिवाइडेड बाई मास, और मास क्या होगा? रो इंटू डेल्टा वी। रो इंटू डेल्टा वी, तो ये कितना आ जाएगा? पी बाई रो। यानी कुल मिला के अपने पास तीन हेड हो गए, एक काइनेटिक हेड वी स्क्वायर बाई टू, एक पोटेंशियल हेड जी एच, और तीसरा कौन सा हो गया? प्रेशर हेड विच इज पी बाई रो। ये तीन तरह के एनर्जी हेड हो गए किसी भी फ्लोइंग फ्लूइड के अंदर। यहां तक क्लियर हो गया? आगे बढ़े, चलो इसको लिख लेना। ओके, अब हम इसका यूज देखते हैं। तो इसका यूज करने के लिए पहले हमें एक इक्वेशन जो है जिसको हम बर्नौली इक्वेशन कहते हैं या बर्नौली थ्योरम बोलते हैं, उसको समझना होगा। बर्नौलीज थ्योरम क्या कहती है? बर्नौलीज थ्योरम कहती है कि भाई अगर मान लो मैं एक आइडियल फ्लूइड ले रहा हूँ, आइडियल फ्लूइड का मतलब अपन समझ चुके हैं, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, नॉन विस्कस होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं एक आइडियल फ्लूइड ले रहा हूँ और वो आइडियल फ्लूइड किसी भी पाइप से पास हो रहा है, फ्लो कर रहा है, ठीक है, अब वो कैसा भी हो सकता है भाई, जिसका क्रॉस सेक्शन भी अलग हो सकता है, उसका हाइट भी अलग अलग जगह पर अलग अलग हो सकती है। तो अपन इसका क्रॉस सेक्शन भी अलग ले लेते हैं और हाइट भी अलग ले लेते हैं। चलो, इस तरह का कोई भी एक वेरिंग क्रॉस सेक्शन, चेंजिंग क्रॉस सेक्शन वाला कोई पाइप है जिसमें से फ्लूइड फ्लो कर रहा है। अब जहां यहां से फ्लूइड एंटर कर रहा है तो यहाँ की वेलोसिटी मान लो मैं v1 बोल देता हूँ, यहाँ के एरिया को और क्रॉस सेक्शन को मैं a1 बोल देता हूँ, ठीक है। और अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ से जब वो बाहर निकल रहा है तब की वेलोसिटी को अपन v2 बोल देते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को a2 बोल देते हैं। तो ये हमें समझ में आया कि भाई अगर मैं यहाँ से
फ्लूइड को फ्लो करा रहा हूं और वो यहाँ से होके बाहर निकल रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि भाई अलग अलग जगह पर प्रेशर भी अलग अलग होगा। तो मान लो कि यहाँ पर प्रेशर जो है वो P1 है और यहाँ पर प्रेशर है P2। तो बर्नौली थ्योरम क्या कहती है, वो कहती है कि भाई ये जो फ्लूइड, अगर ये फ्लूइड आइडियल है तो यानी कि जब ये यहाँ से फ्लो कर रहा है तो इसका कोई एनर्जी लॉस नहीं होना चाहिए, और अगर इसका कोई एनर्जी लॉस नहीं होना चाहिए तो यानी इस फ्लूइड की टोटल एनर्जी पर यूनिट मास, यानी या पर यूनिट वॉल्यूम भी बोल सकते हैं या पर यूनिट डेंसिटी भी बोल सकते हैं, यहां पर अपन पर यूनिट मास की बात कर रहे हैं, तो इसकी जो टोटल एनर्जी पर यूनिट मास है वो कांस्टेंट रहती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम, इफ एन आइडियल फ्लूइड फ्लो थ्रू अ ट्यूब देन टोटल एनर्जी हेड विल रिमेन कांस्टेंट। टोटल एनर्जी हेड में कौन कौन से हेड आ गए, तीन तरह के, काइनेटिक हेड, पोटेंशियल हेड और प्रेशर हेड। इन तीनों का सम कांस्टेंट आएगा, यानी काइनेटिक हेड कितना था v²/2 प्लस पोटेंशियल हेड कितना था GH और प्रेशर हेड कितना था P/ρ, ये बराबर कांस्टेंट होगा। अगर ये आइडियल फ्लूइड है तो इन तीनों का सम जो है वो कांस्टेंट रहेगा। यानी अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा और एलोबरेट करना चाहूं तो मैं कह सकता हूं कि v1² प्लस GH1, H1 और H2 क्या है, अब H1 कोई भी, मैंने बताया था कोई भी एक रेफरेंस लाइन ले लो, उससे इस क्रॉस सेक्शन की जो हाइट है, यानी जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसकी हाइट H1 है, यहाँ पर ये हाइट मान लो H2 हो गई, तो पोटेंशियल हेड भी अलग अलग हो गया क्योंकि हाइट चेंज हो रही है। तो v1² प्लस GH1 प्लस P1/ρ, अब रो में 1 नहीं लगाया मैंने, क्यों, क्योंकि भाई अपन ने आइडियल फ्लूइड लिया था ना, डेंसिटी तो वेरी करती नहीं है, इनकम्प्रेसिबल है, तो रो कांस्टेंट है। तो P1/ρ इक्वल टू, यहाँ के लिए लगा देते हैं v2² प्लस GH2 प्लस P2/ρ। ये कहलाएगी बर्नौली इक्वेशन। क्लियर है, इसको नोट कर लो। अब हम इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं। तो इसके एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम में एक तो आता है अपने टॉरसेल्स थ्योरम, या स्पीड ऑफ एफ्लक्स भी बोलते हैं इसको। स्पीड ऑफ एफ्लक्स या टॉरसेल्स थ्योरम, ये क्या होता है इसको समझते हैं अपन। मान लो कि मैंने एक कंटेनर लिया और उस कंटेनर में एक बहुत छोटा सा होल कर दिया, पिन होल बोलते हैं वैसे, यहां पर एक होल कर दिया। इस कंटेनर में सपोज यहां तक लिक्विड भरा हुआ है जिसकी डेंसिटी ρ है। सपोज करो कि इससे ऊपर, क्योंकि इससे नीचे वाले की हाइट से मुझे कोई लेना देना नहीं है, तो उससे ऊपर ये हाइट h तक भरा हुआ है। तब अगर ये होल है तो क्या यहां से लिक्विड बाहर निकलेगा? तो जब ये यहां से बाहर निकल रहा है तब उसकी स्पीड को मैंने v बोला। इस पॉइंट को अगर मैं a नाम दे देता हूं, इस पॉइंट को b नाम दे देता हूं, तो स्पीड ऑफ एफ्लक्स का मतलब है कि ये जो फ्लो हो रहा है यहां से वो कितनी स्पीड से होगा, यानी यहां से जो लिक्विड निकलेगा, जस्ट निकलने के बाद की बात कर रहे हैं, बाद में तो ग्रेविटेशन अपना काम करेगा और स्पीड को चेंज करेगा, ठीक है। इसको नीचे की तरफ टर्न भी करेगा, फिर उसको स्पीड भी बढ़ाएगा जैसे जैसे नीचे आएगा। लेकिन अपन जस्ट यहां से निकलने की बात कर रहे हैं कि जब ये निकल रहा है तब उसकी जो स्पीड है उसे हम स्पीड ऑफ एफ्लक्स बोल रहे हैं, और वो कितनी होगी ये कैलकुलेट करना है अपन को। तो हम इसमें यूज करेंगे किसका?
बर्नौलीज थ्योरम का, यानी कि हम इन दो पॉइंट्स के बीच में, क्योंकि फ्लूइड तो यहां से होकर यहीं जा रहा है, तो मैं इन दो पॉइंट्स के बीच में बर्नौली थ्योरम लगा देता हूं। ठीक है, तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है, यानी कि यहां का प्रेशर कितना होगा, पी नोट। यहां से जब लिक्विड निकल रहा है तो वो भी ओपन टू एटमॉस्फेयर ही जा रहा है, इसका मतलब यहां का प्रेशर भी कितना होगा, पी नोट। अब बात करते हैं कि भाई यहां पर वेलोसिटी कितनी होगी, तो यहां की वेलोसिटी को मैं नियर अबाउट जीरो बोल सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कि यहां मैंने एक बहुत थोड़ा सा होल किया है, तो इससे जो पानी है वो तो बहुत कम कम निकलेगा, भले वो तेज स्पीड से निकले। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो लेवल है वो नीचे तो आएगा लेकिन बहुत स्लो। तो अगर ये लेवल बहुत धीरे धीरे नीचे आ रहा है तो उस लेवल के नीचे आने की स्पीड को मैं लगभग जीरो मान सकता हूं। तो इसलिए मैंने VA की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली जीरो ले ली। पर यहां तो आएगा, या तो तेज रफ्तार से निकलेगा क्योंकि अपन ने एरिया छोटा रखा है। ठीक है, अपन ने पढ़ा था A1 V1 = A2 V2। तो यहां से ये जब निकलेगा तब तो ये बहुत तेज रफ्तार से निकलेगा, तो उस रफ्तार को मैंने V बोल दिया। अब अगर बात करते हैं हाइट की, मतलब पोटेंशियल हेड के लिए, तो इसको मैं ही इसी को रेफरेंस लाइन ले लेता हूं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में अपन को कोई ना कोई रेफरेंस लाइन तो लेनी होती है। तो जो भी अपनी प्रॉब्लम है उसका सबसे लोएस्ट पॉइंट है उसको रेफरेंस लाइन ले लेते हैं अपन। तो ये मैंने रेफरेंस लाइन ले ली। तो अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स A और B के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन यानी कुल मिला के बर्नौलीज थ्योरम लगाता हूं तो क्या लिखूंगा इसके बारे में, तो ये हो जाएगा P नोट बाय रो प्लस VA स्क्वायर बाई 2, तो ये 0 का स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, प्लस पोटेंशियल हेड होता है G इंटू एच, तो ये हो जाएगा G इंटू एच इक्वल टू, अब B पर आ जाओ, यहां पर भी प्रेशर तो वही है P नोट और डेंसिटी भी वही लिक्विड निकल रहा है रो, तो P नोट बाई रो, प्लस यह काइनेटिक हेड प्रेजेंट होगा वो कितना होता है V स्क्वायर बाई 2, प्लस पोटेंशियल हेड होगा G इंटू 0, क्योंकि यही मैंने रेफरेंस लाइन ली है, यहीं से मैं H कैलकुलेट कर रहा हूं। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इधर कैंसिल हो जाएगा, माइनस होगा इधर आके, तो P नोट बाई रो माइनस P नोट बाई रो, तो वो तो 0 हो जाएगा। ये 0 है ही सही, ये भी 0 है ही सही, यानी कुल मिला के आपके पास क्या बचा, GH = V स्क्वायर बाई 2, यानी अगर मैं इस 2 को इधर मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा 2GH = V स्क्वायर, पर मुझे तो V निकालना है तो अंडर रूट ले लो, तो V हो जाएगा √/2GH। ये कहलाएगी स्पीड ऑफ एफ्लक्स, यानी इतनी रफ्तार से फ्लूइड बाहर निकलेगा। अगर थोड़ा याद हो तो जब अपन किसी बॉडी को ड्रॉप करते हैं तब भी H हाइट ड्रॉप करने के बाद उसकी रफ्तार यही आती है, तो सिमिलरिटी से आप फॉर्मूले को याद रख सकते हो, V = √2GH। ये इसका फर्स्ट एप्लीकेशन हुआ, इसको नोट कर लें। सेकेंड एप्लीकेशन वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर का जो मेन यूज है वो है प्रेशर डिफरेंस को कैलकुलेट करना। प्रेशर डिफरेंस को कैलकुलेट करना, किसके प्रेशर डिफरेंस को, सेम लिक्विड अगर किसी ट्यूब में से फ्लो कर रहा है और जो कि जिसका क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली प्रेशर भी चेंज होगा, उन दो डिफरेंट क्रॉस सेक्शन वाले पोजीशंस पे कितना प्रेशर डिफरेंस आ रहा है, ये हम इसकी हेल्प से कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हम इसकी ट्यूब बनाते हैं, वेंचुरीमीटर की ट्यूब। तो वेंचुरीमीटर में इस तरह की एक ट्यूब होती है जिसमें कोई भी लिक्विड फ्लो कर रहा है, जिसका मुझे प्रेशर डिफरेंस फाइंड आउट करना है दो पॉइंट पर, सपोज इस पॉइंट और इस पॉइंट पर। इन दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस फाइंड आउट करना है। इसके लिए हमने क्या किया, इन दोनों पॉइंट पर एक यू शेप की ट्यूब लगा दी, जिसको हम यू ट्यूब भी बोलते हैं। तो यू शेप की ऐसी ट्यूब लगा दी और इसमें मरकरी फिल्ड कर दिया। इसके अंदर मरकरी फिल्ड किया हुआ है जिसकी डेंसिटी रो एम है, और इसमें जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसकी डेंसिटी को अपन ने रो लिया है। मुझे इन दोनों पॉइंट के बीच का प्रेशर डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ऑब्वियसली प्रेशर डिफरेंस है तो मरकरी के लेवल में भी डिफरेंस आएगा, क्योंकि मरकरी प्रेशर को बैलेंस करती है।
तो जो इसका प्रेशर डिफरेंस है वो इस मर्क्यूरी कॉलम की हाइट में डिफरेंस ला देगा। और अपन ने पढ़ा था कि मर्क्यूरी कॉलम की हाइट जो है, मान लो जैसे यहां का प्रेशर है सपोज P1 और यहां का प्रेशर है P2, तो ऑब्वियसली बात है कि भाई P1 प्रेशर ने मर्क्यूरी को इधर की तरफ दबा दिया, P2 प्रेशर थोड़ा कम पड़ गया होगा तो मर्क्यूरी ऊपर हो गई, यानी P1 माइनस P2 जो है वो ρgh के बराबर होगा। यानी P1 माइनस P2 जो भी आएगा इज इक्वल टू कितना आएगा, रो मर्क्यूरी इंटू जी इंटू एच, इसके बराबर होगा। लेकिन हमें इस h की टर्म में इसको अभी और सोल्व करना है, स्पीड वगैरह की टर्म में इसको निकालना है। तो इसके लिए मैं A और B यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में बर्नौली थ्योरम अप्लाई कर देता हूं। बर्नौली थ्योरम क्या थी, P बाई रो यानी कि P1 बाय डेंसिटी तो सेम ही होगी इसकी, तो उसको मैं रो ले रहा हूं, प्लस काइनेटिक हेड कितना होगा V1 स्क्वायर बाई 2, प्लस तीसरा कौन सा होगा, पोटेंशियल हेड। अब पोटेंशियल हेड के लिए रेफरेंस लाइन लेनी पड़ेगी, तो सपोज करो मैंने इसी को रेफरेंस लाइन ले लिया, कोई सी भी ले सकते हो वैसे, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों सेम ही लेवल पर है। यानी अगर मैं इसकी हाइट को h1 बोलूं तो इसकी हाइट को h2 बोलूं, तो मैं कह सकता हूं कि h1 और h2 बराबर है। उसको कुछ भी नाम दे सकते हो आप, कैपिटल H दे दो बोले, ठीक है। तो इसकी जो पोटेंशियल हेड होगा वो कितना हो जाएगा, GH1 इज इक्वल टू, अब इस पॉइंट के लिए लिख लेते हैं टोटल एनर्जी हेड P2 बाई रो प्लस V2 स्क्वायर बाई 2 प्लस GH2। मैं कह सकता हूं कि अगर H1 और H2 बराबर है तो क्या GH1 और GH2 कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो P1 माइनस P2 अपॉन रो इक्वल टू, ये इधर आएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाई 2, या यूं कह सकते हैं कि P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ये प्रेशर हेड होगा। अब यहां हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को यूज करें, इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूं। तो यहां का एरिया है A1, स्पीड है V1 इज इक्वल टू हो जाएगा A2 और V2। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा दी। तो इससे अगर मैं V2 की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो वो कितना आएगा, A1 V1 अपॉन A2। इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में डाल दो तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई A1 V1, V1 का स्क्वायर होगा तो V1 का स्क्वायर इसमें भी है तो डायरेक्टली कॉमन ले लूँ, तो V1 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, A1 बाई A2 का स्क्वायर माइनस 1, इसको बड़े ब्रैकेट से बता देते हैं। तो P1 बाई P2 की वैल्यू आई रो बाई 2 इंटू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, और V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर में V2 की वैल्यू डाली तो अपने पास आ गया ये। अगर मैं इसमें ध्यान से सोचूं तो कौन सा प्रेशर बड़ा होगा ये मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। A1 बाई A2 का होल स्क्वायर, तो A1 बड़ा है A2 से, इसका मतलब ये वैल्यू जो है वो बड़ी आएगी 1 से, और अगर ये वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है तो उसमें से 1 घटाओगे तो इसका मतलब एक पॉजिटिव नंबर आएगा, और पॉजिटिव नंबर आ रहा है इसका मतलब है कि P1 ग्रेटर देन P2 है। तो कह सकते हैं कि सिंस A1 इज ग्रेटर देन A2 वी कैन से P1 इज ग्रेटर देन P2। तो ये बात तो क्लियर हो गई। लेकिन मुझे P1 माइनस P2 निकालना नहीं है, मुझे तो स्पीड निकालनी है अब, ठीक है। इससे ये तो पता चल ही जाएगा, लेकिन मुझे तो स्पीड निकालनी है। मान लो P1 माइनस P2 तो मैं इससे निकाल ही लूंगा रो mgh से, तो मुझे तो स्पीड बतानी है भाई V1 और V2 की क्या स्पीड होगी, यानी इस पॉइंट पर स्पीड क्या होगी फ्लूइड की और इस पॉइंट पर स्पीड क्या होगी। तो यहां से मैं V1 की वैल्यू निकाल सकता हूं। P1 माइनस P2 की जगह रख दूंगा रो mgh, क्या रख देंगे, रो mgh, और 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइडेड बाई रो, और ये वैल्यू भी नीचे की तरफ चली जाएगी, तो A1 बाई A2 का होल स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V1 स्क्वायर। यानी इससे V1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट ओवर 2
रो एम जी एच अपॉन रो ब्रैकेट स्टार्ट P1 बाय P2 सॉरी A1 बाई A2 का स्क्वायर -1। ये आपके स्पीड V1 आ गई। और ऑब्वियसली इस वैल्यू को अगर मैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में रख दूंगा या इस वाले फॉर्मूले में रख दूंगा तो V2 की वैल्यू भी आ जाएगी। तो V1 और V2 इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां तक क्लियर हो गया है ना। अब V1 और V2 अगर मुझे पता चल गया तो फिर मैं रेट ऑफ फ्लो भी निकाल सकता हूं। अगर कोई बोले कि भाई इससे कितनी रफ्तार पर फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो मैं कह सकता हूं कि भाई रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड, आर से डिनोट कर देते हैं, वो क्या होता है एरिया इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो या तो उसको A1 V1 के बराबर रख दो या A2 V2, क्योंकि दोनों है तो बराबर ही। ठीक है, तो A1 इंटू V1, V1 की वैल्यू यहां से डाल देंगे और उसको जो भी है उसको सॉल्व कर सकते हैं अपन। तो R इक्वल टू A1 V1 से रेट ऑफ फ्लो निकल जाएगा। तो इस तरह से अपन बर्नौली इक्वेशन का यूज कर सकते हैं फ्लूइड की स्पीड फाइंड आउट करने के लिए अलग अलग क्रॉस सेक्शन पर। ठीक है, कितना फ्लो रेट चल रहा है ये फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो इसको नोट कर लें अपन। थैंक यू फॉर टुडे।